गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग दर्पण देख रहे थे अभी सितंबर की। तो नेशनल और इंटरनेशनल के बाद हम लोग आर्थिक देखते हैं क्या है इसमें। तो बी रेडी। फर्स्ट न्यूज है विदेशी ऋण को लेकर के। भारत पर विदेशी ऋण। इसके आंकड़े आए हैं। कब तक के आंकड़े हैं? ये मार्च का आंकड़ा है। मार्च 2025 तक भारत पर कितना विदेशी ऋण था। तो देखते हैं कितना ऋण था भारत के ऊपर। तो भारत पर कुल ऋण था ऋण का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, लोन। हमने कितना लोन उठाया है बाहर से, भारत के बाहर से। तो कुल लोन जो उठाया है 736 अरब डॉलर का है। इतना ऋण हमने उठाया है। ये रिपोर्ट कौन जारी किया है? मतलब ये आंकड़े कौन जारी करता है? तो आरबीआई जारी करता है कि कितना भारत पर लोन है। अब इस लोन के बारे में कुछ खास बातें हम समझते हैं। ये जो इतना ऋण है हमारे पास 736 अरब डॉलर का, यह हमारी जीडीपी का 19% है। 19.1% किसका? जीडीपी का। जीडीपी आप लोग समझ रहे हैं। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को पता है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बेसिकली क्या होता है, जो देश में वस्तुएं और सेवाएं, वस्तु प्लस सेवा जो हमारे देश में उत्पादित हो रही हैं, बन रही हैं, इनका कुल मूल्य कितना होता है, वही है। एक सीधे शब्दों में मतलब अपने देश में जितनी वस्तुएं और सेवाएं बनी, उनका टोटल वैल्यू कितना है, कितना प्राइस है, उसी को जोड़ लीजिए, वो जीडीपी है। लेकिन कितने पीरियड के लिए जोड़ना है? वो 1 साल के लिए जोड़ना है। मतलब 1 साल में जितनी वस्तुएं और सेवाएं हुई, उनका जो मूल्य है वो जीडीपी कहलाता है। एक चीज और जोड़नी होती है इसमें, अंतिम वस्तुओं की कीमत जोड़नी होती है, जो आपसे अक्सर पूछ लिया जाता है। सभी वस्तुओं की कीमत नहीं जोड़नी है, अंतिम वस्तुओं की। अंतिम वस्तु से तात्पर्य क्या है? जिनका उपभोग हम करते हैं लास्ट में, वो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको समझना है कि आप टायर है मान लीजिए, ठीक है। ये कार में हम लोग यूज करते हैं, क्या बोलते हैं इसको? व्हील। ठीक है। तो जब कार बनती है, आपके पास आती है, तो उसमें व्हील लगे होते हैं। तो व्हील का पैसा अलग अगर जोड़ लेंगे आप, तो ये डबल काउंटिंग हो जाएगी। हमें क्या करना है कि केवल एक ही बार जोड़ना है, क्योंकि व्हील जो है कार में लग गया है, कार के प्राइस में व्हील का प्राइस शामिल हो जाता है। इसलिए हमें कार के प्राइस में व्हील शामिल हो गया, इसलिए व्हील का प्राइस हमें नहीं ऐड करना है। ये अंतिम वस्तु व्हील नहीं है। जहां पर आप स्पेयर पार्ट्स ले रहे हैं, वो तो अंतिम वस्तु हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया जीडीपी। ये कितना है हमारा? हमारे जीडीपी का 19% जो है विदेशी ऋण है। इस विदेशी ऋण को हम और थोड़ा सा बाइफरकेट करते हैं, जो पूछा गया है इसमें। $736 अरब डॉलर। इसको हम आगे बाइफरकेट करेंगे। तो इसमें देखते हैं कि सबसे अधिक कौन सी मुद्रा में ऋण है। सबसे अधिक ऋण, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सो याद रखेंगे। सबसे अधिक ऋण किस मुद्रा में है? किस मुद्रा में मतलब रुपए में है कि किस में है? तो सबसे अधिक जो ऋण है, विदेशी ऋण हमारे पास, वो डॉलर में है। किसमें है? डॉलर में। कितना परसेंट? लगभग 54%। ये हमेशा डेटा सेम रहता है, तो आप इसको याद कर लीजिए। हमेशा यही जो है 4 6 7 तक चलता रहेगा। दूसरे नंबर पर आता है रुपया। ये रुपया का सिंबल है, मैंने बनाया है।
इसका परसेंटेज है 31%। परसेंटेज नहीं जरूरत है, बट आपको एक क्रम याद रखना है, डॉलर देयर आफ्टर रुपया। इसके बाद आता है 3 नंबर पर येन। ये जापानी मुद्रा है। इसका परसेंटेज काफी कम है, 6.2%। और लास्ट में है येन के बाद आता है एसडीआर का 4.6%। परसेंटेज आप लोग छोड़ देंगे, शेष याद करेंगे, पूछा जाता है। एसडीआर क्या है? स्पेशल ड्राइंग राइट्स। यह आपसे एग्जाम में पूछा गया है, पूछा भी जाता है, सो याद रखेंगे। ये होता क्या है? इशू को बोलते हैं आईएमएफ की करेंसी बोला जाता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की मुद्रा कहते हैं इसे। प्लस इसे पेपर गोल्ड भी कहा जाता है। पेपर गोल्ड कहा जाता है। पेपर गोल्ड भी कहा जाता है। तो ये हो गए इनका रेशियो कि किस मुद्रा का सबसे अधिक है, किसका कम है। नेक्स्ट क्या है? इस ऋण में जो हमने अभी पढ़ा, विदेशी ऋण, इसमें कितना परसेंटेज दीर्घकालिक है, कितना अल्पकालिक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दीर्घकालिक मतलब लंबे समय के लिए लोन हमने कितना ले रखा है, और अल्प समय के लिए कितना है। दीर्घकालिक और अल्पकालिक, यही डेटा आपसे पूछा जाएगा, सो आप इतना याद रखेंगे जो आपके लिए सफिशिएंट है। तो दीर्घकालिक ऋण है लगभग 81%, तो आप 80-81 याद रखेंगे, और अल्पकालिक है 18.3%। 80-20 लगभग याद रखेंगे, जो आपको लगभग ही कवर कर लेगा। नेक्स्ट डेटा क्या है यहाँ पर? अभी हमारे पास जो ये विदेशी ऋण है, विदेशी ऋण जितना भी है हमारे पास, कितना है? 763 अरब डॉलर। ये हमारा जो फॉरेक्स है, 90%, 90.8% ऑफ फॉरेक्स। फॉरेक्स क्या होता है? विदेशी मुद्रा। फुल फॉर्म पूछा जाता है, सो आपको फॉरेन एक्सचेंज, CHANG। तो मतलब हमारे पास जितनी विदेशी मुद्रा है भारत के पास, उसका वो 90% को कवर करती है इसकी। मतलब विदेशी ऋण का 90% हम अपने फॉरेक्स से चुका सकते हैं। ये है रेशियो ऑफ फॉरेक्स टू फॉरेन डेब्ट। या विदेशी ऋण के प्रतिशत के रूप में आरक्षित विदेशी मुद्रा कोष। विदेशी ऋण, इसको थोड़ा सा और स्पष्ट में लिखता हूं, या फॉरेक्स अपॉन स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, थोड़ा सा इसको ऐसे समझिए कि 90.8% जो है फॉरेक्स से कवर्ड है। मतलब ये कि हमारे पास अगर 100 रुपए का हमने लोन ले रखा है, तो उसका 90% हमारे पास फॉरेक्स उपलब्ध है, 90 रुपए का। मतलब अपने फॉरेक्स से 90 रुपए भुगतान कर सकते हैं, 10 रुपए बचेगा मुश्किल से हमारे पास। ठीक है, तो ये हो गया
विदेशी ऋण का। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है मुद्रास्फीति। जून 2025 में मुद्रास्फीति की स्थिति क्या है? इसी पर दो न्यूज हैं, तो इसी को हम कंबाइंड करेंगे यहाँ पर। पहले हम देखते हैं मुद्रास्फीति क्या होता है। महंगाई को ही मुद्रास्फीति कहते हैं, पहली बात तो ये। महंगाई को कहते हैं मुद्रास्फीति, या किसी वस्तु के मूल्य में, किसी वस्तु या कोई सेवा के मूल्य में होने वाला परिवर्तन को मुद्रास्फीति कहा जाता है। परिवर्तन तो इसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों शामिल है, मतलब प्राइस में बढ़ोतरी हो जाए या घटोतरी होती है, ठीक है। तो किसी वस्तु या सेवा के मूल्य में होने वाले परिवर्तन को मुद्रास्फीति कहते हैं। तो इसी को आंकड़े आए हैं मुद्रास्फीति को अगर मापना है, मुद्रास्फीति को मापने की विधि दो तरीके से मेजर की जाती है। एक होती है खुदरा मुद्रास्फीति, और दूसरी होती है थोक। खुदरा स्तर पर हम मुद्रास्फीति जो नापते हैं उसके लिए एक सूचकांक है जिसको बोलते हैं सीपीआई, और थोक स्तर पर जो नापते हैं उसको बोलते हैं डब्ल्यूपीआई, ठीक है। सीपीआई क्या है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। और डब्ल्यूपीआई क्या होता है? होलसेल प्राइस इंडेक्स। हिंदी में अगर लिखेंगे तो थोक मूल्य सूचकांक, ठीक। अब हम पहले समझते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो खुदरा स्तर पर नापता है मुद्रास्फीति को। तो इसके आंकड़े कौन जारी करता है? आंकड़े जारी करता है मोस्पी, MOSPI, मतलब ये मंत्रालय है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। और इसके बारे में क्या है, इसमें बेस ईयर के रूप में क्या इस्तेमाल करते हैं? बेस ईयर क्या है? बेस ईयर दैट इज आधार वर्ष। कहाँ से शुरुआत की गई इसकी? तो आधार वर्ष से 2012, बदलने वाला है, अगले साल बदलेगा ये। तो इन्हीं आधार पर अभी जो आंकड़े आए हैं, और इसके आंकड़े आते हैं प्रति माह, इसके आंकड़े आते हैं। ठीक, तो ये तो हो गया इसके बारे में हमें बेसिक जानकारी जो चाहिए होती है। अभी जो आंकड़े आए हैं किस महीने के, माह के हैं? जून 2025 के आए हैं। तो इसमें बताया गया मुद्रास्फीति 6 वर्ष के निचले स्तर पर है। कितनी है? 2.1%। 2.1%। यहाँ पर एक और बात याद रखेंगे, ये सीपीआई को ही इस्तेमाल करती है आरबीआई।
तो इसका यूज क्या है इसका? आरबीआई के द्वारा जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग की जाती है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग का मतलब कि इतनी इन्फ्लेशन को बनाए रखना है। वो कितना है? 4 ± 2। ये आपने अगर द हिंदू में देखा होगा हम उसमें, तो आपको स्पष्ट रूप से याद होगा। ये याद रखना है। इसका मतलब क्या हुआ? इस बैंड में इतनी रखनी होती है। तो 4 में से पहले 2 हम घटाते हैं तो कितना बचेगा? 2। 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6। ये हो गया मुद्रास्फीति का बैंड। इस रेंज में आरबीआई को मुद्रास्फीति बनाए रखने का प्रयास करना होता है। क्योंकि भारत में मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने का दायित्व तो आरबीआई पर है। तो ये तो हो गया इसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं थोक मूल्य सूचकांक के बारे में। इसके आंकड़े एक नेक्स्ट न्यूज में आया हुआ है, जो 19 माह के बाद निचले स्तर पर शून्य पर है। 19 माह में 19 माह बाद शून्य से नीचे। हमें नहीं याद रखना है कितने माह से गई, क्योंकि लिखा है सो मैं बता रहा हूँ आपको। अब हमें इसमें जानना क्या है, इसके आंकड़े जारी कौन करता है? इसके आंकड़े जारी करती है केंद्र सरकार का एक मंत्रालय है, जिसका नाम है वाणिज्य मंत्रालय। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। और इसके आंकड़े भी मंथली आते हैं, प्रति माह। अभी जो आए हैं, कौन से महीने का है? हमारे पास जून का है आंकड़ा जो आया है, और उसमें बताया गया 0.13% निगेटिव में है। आंकड़े आपको नहीं याद रखने हैं, वंस मोर। इसका आधार वर्ष कितना है, जो आपसे पूछा जाता है और आपको याद रखना चाहिए। तो इसका आधार वर्ष है 2011-12। तो ये हो गई इनके बारे में बेसिक, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी बातें हैं। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुद्रास्फीति से कौन लाभान्वित होता है? मुद्रास्फीति से लाभ किसको मिलता है? तो जो ऋणी होता है उसको मिलता है, मतलब लोन लेने वाले को, जो लोन लेता है। तो नुकसान किसको होगा? लोन देने वाला, जो जिसने ऋण दिया है। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रेडिटर, और ये होता है डेटर। अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। 2 हमने एक ही में कवर कर ली। अब न्यूज आ गई हमारी थर्ड। लघु बचत पर ब्याज दरें क्या हैं? अपरिवर्तित कर दिया, कुछ चेंज नहीं हुआ है इसमें, क्योंकि इनकी ब्याज दरें मंत्रालय तय करता है, इसलिए न्यूज में है। कौन कौन सी हैं बचत, लघु बचत योजनाएं? जैसे डाकघर बचत योजना है, डाकघर बचत खाता। यहाँ आपके लिए जो मुख्य मुख्य हैं वो आपका जानना जरूरी है। दूसरा है किसान विकास पत्र, जिसको लिखा जाता है केवीपी, कहीं कहीं लिखते हैं, और फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। और सुकन्या समृद्धि खाता जो है, जिनके खुले हैं उनके। इसके अलावा
नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, राष्ट्रीय बचत पत्र, ये सब आते हैं लघु बचत योजनाओं में। इनकी ब्याज दरें अपरिवर्तित रखी गई हैं। और आपका ये पीपीएफ हो गया, वहाँ पर वो भी इसमें आ जाएगा आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड, तो सबकी ब्याज दरें अपरिवर्तित रखी गई हैं। जैसे डाकघर में 4% रखा गया है, पहले की बनी हुई थी। किसान विकास पत्र में 7.5%, सुकन्या समृद्धि योजना 8.2%, राष्ट्रीय बचत पत्र 7.7% और पीपीएफ में 7.1%। तो बचत दर तो पूछी नहीं जाती, क्योंकि न्यूज में है, सो हम चर्चा भी कर रहे हैं इसलिए। नेक्स्ट एक योजना है नव्या योजना। नव्या योजना, NAVYA, नव्या। नव्या क्या है? पहले तो हम नव्या का फुल फॉर्म जानते हैं कि है क्या ये। नर्चरिंग एस्पिरेशंस नर्चरिंग मतलब पोषण करना, उनको सहायता करना। नर्चरिंग एस्पिरेशंस कैसे नर्चर करना है? थ्रू नर्चरिंग एस्पिरेशंस थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग। कैसे नर्चर करेंगे? वोकेशनल ट्रेनिंग के द्वारा। व्यावसायिक प्रशिक्षण, वोकेशनल ट्रेनिंग किसके लिए? फॉर यंग एडोलसेंट गर्ल्स। तो इसमें देखिए फुल फॉर्म में ही सारी चीजें लिख दी गई हैं कि क्या और किसके लिए है। देखिए इसको समझेंगे, किसके लिए है? तो गर्ल्स के लिए है पहली बात तो। लड़कियों के लिए है। क्या है लड़कियों के लिए? इसमें क्या व्यवस्था की गई है? इनको व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण, ट्रेनिंग दी जाएगी। जैसे ट्रेनिंग में क्या क्या ट्रेनिंग दी जा सकती है? जैसे ड्रोन कैसे चलाते हैं, तो ड्रोन संचालन है। ग्राफिक डिजाइनिंग है। ईटीसी। तो ये प्रशिक्षण इनको दिया जाएगा, किसको? लड़कियों को, ताकि क्या हो सके, ये आत्मनिर्भर बन सकें। ताकि, और ये प्रोग्राम कौन चला रहा है? कौन सा मंत्रालय? तो स्किल का मामला है तो स्किल मंत्रालय है। स्किल मंत्रालय को क्या बोलते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, प्लस दो मंत्रालय इसमें काम कर रहे हैं। क्योंकि गर्ल्स के लिए योजना है, तो महिला वाला जो मंत्रालय है वो भी शामिल है, महिला बाल विकास मंत्रालय। महिला बाल विकास मंत्रालय। तो नारी समाज को आत्मनिर्भर बनाना के लिए ये योजना शुरू की गई है। शुरू कहाँ से शुरू की गई है? लॉन्च हुआ है सोनभद्र से।
सोनभद्र कहाँ है? यूपी में। तो इस तरह से योजना लड़कियों के लॉन्च हुई है। और कौन सी लड़कियां इनके लिए एलिजिबिलिटी क्या है? क्या सभी लड़कियों को इसका लाभ मिलेगा? ऐसा नहीं है। इसमें एज फिक्स कर दी है 16 से 18 वर्ष की जो लड़कियां हैं वो, और 10वीं कक्षा उत्तीर्ण हों, 10th क्लास पास, ऐसी लड़कियों को इसमें शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। इसकी जो घोषणा की गई है अभी 1 अगस्त 2025 से लागू किया गया है इसको। इसी योजना का पहले क्या नाम था? इसका पहले नाम था एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। पहले क्या नाम था इसका? एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। अभी ये जो शुरू की गई इस योजना का, इसमें क्या प्रावधान क्या है? इसमें प्रावधान क्या किया गया है? बेसिकली रोजगार सृजन को बढ़ावा देना। रोजगार सृजन को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। कितने रोजगार सृजन करेंगे? 3.5 करोड़ करोड़ 2 वर्षों में। इतने रोजगार सृजित करेंगे, जिसके लिए जो पैसा है, बजट है, वो कितना है? 99,446 करोड़। इस योजना के 2 घटक हैं। योजना के घटक। योजना के 2 घटक हैं। एक तो जो रोजगार जिसको मिलेगा वो, मतलब एक तो रोजगार प्राप्त करने वाले के लिए व्यवस्था है, मतलब जिसको नौकरी मिलेगी वो। और दूसरा है नियोक्ता। ये नियोक्ता जो नौकरी देता है, मतलब जैसे कंपनी सृजित करता है या नौकरी देता है, मतलब कोई कंपनी। ठीक है। तो दोनों के लिए इसमें प्रोत्साहन की व्यवस्था की गई है। जो रोजगार प्राप्त करेंगे उनको भी पैसा मिलेगा, और जो रोजगार देगा उसको भी कुछ ना कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट मिलेंगे। तो प्रोत्साहन राशि इसमें जो दी जाएगी, जो पहली बार जिनको रोजगार मिलेगा, जो पहली बार नौकरी पाएंगे उनको इसका लाभ मिलेगा। कितना पैसा मिलेगा इनको प्रोत्साहन? 15,000 रुपये मिलेंगे, और ये भी 2 किस्तों में। इसके साथ ही कुछ पैसा बचत में डालेंगे। सरकार कुछ पैसा बचत में डालेगी, ताकि
सेविंग की आदत बढ़े। बचत तो जमा खाता में डालेंगे, जो आप निकाल नहीं पाएंगे, कुछ समय के बाद निकलेगा। तो इसके लिए ये हो जाएगा। और जो नियोक्ता होगा, जो जिसके यहाँ काम करेंगे, उस कंपनी को लाभ क्या होगा? इसको भी लाभ दिया जा रहा है, प्रोत्साहन राशि। कितनी देंगे? 1,000 से 3,000 तक के बीच का इनको लाभ मिलेगा। प्रति वर्कर, पर वर्कर जो रोजगार सृजित होगा, वो उनको मिलेगा लाभ। और किस वेतन तक ये लाभ होगा? तो 1,00,000 रुपए तक प्रति मंथ जिन लोगों को मिल रहा होगा, उसी में इनको भी 1,000 रुपए का लाभ कंपनी को मिलेगा सरकार की तरफ से। तो ये हो गया एक योजना, जो सरकार के प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। धन धान्य कृषि योजना, इसके बारे में जानते हैं कुछ बातें। पहली बात तो ये है, इसकी घोषणा हुई थी बजट इसकी घोषणा की गई थी बजट 2025-26 में। योजना के बारे में जानते हैं। इस योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य उत्पादकता और उत्पादन में वृद्धि करना। उत्पादकता में वृद्धि क्यों करना? क्योंकि जानते हैं कुछ राज्यों में उत्पादकता ज़्यादा है, कुछ राज्यों में कम है। इवन जिलों के अंदर भी ये भिन्नता पाई जाती है। तो उत्पादकता में वृद्धि, देयर बाई उसके बाद उत्पादन में वृद्धि। नेक्स्ट, फसल विविधीकरण को बढ़ावा। कृषि के सुधार के लिए जो कुछ है वो सब लिख दीजिए इसमें, आपसे अगर मेंस में आता है तो। फसल विविधीकरण को बढ़ावा, इसका मतलब क्या हुआ? अलग अलग प्रकार की फसलों का उगाना। विविधीकरण का मतलब, जैसे कि धान, जैसे पंजाब की समस्या क्या है कि धान की खेती ज़्यादा होती है, या धान और गेहूँ ज़्यादा उगाया जाता है। तो धान गेहूँ के साथ सरसों, मटर, ये सब चीज़ें, चना, सारी फसलों को उगाया जाए, ताकि क्या इससे होगा, आपकी मृदा की जो उर्वरता होती है वो बनी रहेगी। फसल विविधीकरण को बढ़ावा, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार। कृषि ऋण को कृषि ऋण तक पहुंच, किसकी? किसानों की। कृषि ऋण तक पहुंच सुनिश्चित करना। तो ये हो गए इसके लाभ। अब ये कृषि ऋण चाहे जो हो, चाहे छोटी अवधि का हो या बड़ी अवधि का हो, लघु अवधि या दीर्घ अवधि। तो ये इसका उद्देश्य है। कितने वर्ष के लिए लागू की जाएगी? ये योजना 6 वर्ष के लिए लागू की जाएगी। 6 वर्ष की अवधि के लिए लागू। और इसकी खास बात क्या है? प्रत्येक राज्य से कम एक जिले का चुनाव किया जाएगा।
जहां पर ये योजना लागू की जाएगी। और कुल कितने जिलों में लागू की जाएगी? ये फैक्चुअल डेटा है जो आपसे पूछा जा सकता है। कुल कितने जिलों में? 16 कहते हैं, 100 जिलों में लागू करेंगे ये योजना। इसमें जो कई योजनाएं चल चल रही हैं, उसी को उनको इसमें शामिल कर लिया गया है। और इस योजना का जो अभी मंजूरी दी गई है कैबिनेट के द्वारा। इसके अलावा यहाँ पर जो जिले होंगे उनको भी क्लासिफाई किया जाएगा अलग अलग कैटेगरी के बेसिस पर। तो ज़्यादा हम डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि पर्याप्त रूप से इसमें है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है वस्तुगत निर्यात में बढ़ावा। वस्तुगत निर्यात व आयात में वृद्धि। रिपोर्ट है वाणिज्य मंत्रालय की। अभी हमने पढ़ा था ऊपर, WPI के आंकड़े कौन जारी करता है? वाणिज्य मंत्रालय। तो ये आंकड़े आए हैं अप्रैल से जून के, फर्स्ट क्वार्टर के आंकड़े हैं। अप्रैल से जून के आंकड़े हैं। वंस अगेन हमें डेटा नहीं देखना है, हमें इसमें जो देखना है वो हम चर्चा करते हैं कि इसमें क्या हम देख सकते हैं जो हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, पहले तो हमें ये पता हो व्यापार क्या होता है। व्यापार का मत तात्पर्य है निर्यात और आयात, दोनों चीजें इसमें शामिल होती हैं। निर्यात का मतलब क्या होता है? वस्तुओं का देश से बाहर भेजना, देश से बाहर वस्तुओं को भेजना। आयात का मतलब बाहर से वस्तुएं मंगाना, बाहर से देश में वस्तुओं या सेवाओं, इसको बोलते हैं आयात मतलब आ, निर्यात मतलब जा। ये हो गया व्यापार। जब आपने व्यापार समझ लिया है तो आप व्यापार घाटा समझ जाएंगे फिर क्या होता है। व्यापार घाटा क्या होता है? आपने कितने पैसे का निर्यात किया और कितने का आयात किया, इसी का अंतर, ये हो गया व्यापार घाटा। मान लीजिए आपने 1,000 रुपए का निर्यात किया और 800 रुपए का आयात किया, तो आपका व्यापार घाटा यहाँ ये कितने, ये आएगा 200, ये आएगा प्लस में। तो इसको बोलते हैं, जब प्लस में आता है तो इसको बोलते हैं व्यापार अधिशेष, मतलब पैसा बच गया। अब यही स्थिति, एक कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है, निर्यात मान लीजिए कि 1,000 ही है, आयात हो जाए 1,200, 1,300 करते, कंफ्यूजन क्यों करना। अब क्या होगा, ये माइनस में आएगा 300। तो ये क्या हुआ, 300 रुपए, ये मान लीजिए, तो ये माइनस में है तो ये हो गया व्यापार घाटा। माइनस में है तो क्या है, घाटा। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, 1,000 रुपए का निर्यात किया और 1,000 रुपए का आयात किया, नेट आया तो जीरो। ये स्थिति हो गई व्यापार संतुलन की स्थिति। क्या है, व्यापार संतुलित, व्यापार संतुलन की स्थिति में है। इसको क्लोज्ड इकोनॉमी भी बोला जाता है। क्या है, बंद अर्थव्यवस्था बोलते हैं।
अब हम चर्चा करते हैं अपने टॉपिक की। जब हम व्यापार घाटे की चर्चा कर चुके हैं, निर्यात और आयात आपको पता चल ही गया है, तो अब हम देखते हैं हम व्यापार करते हैं कितनी चीज़ों का व्यापार करते हैं? 2 चीज़ों का। एक वस्तुओं का, अर्थव्यवस्था में 2 ही चीज़ें हैं, वस्तु और सेवाएँ। इन्हीं का व्यापार करते हैं। जो वस्तुएँ हम मँगाते हैं, यहाँ पर दोनों वस्तुओं का निर्यात माइनस आयात, ये हमारा होता है नेगेटिव में, मतलब नकारात्मक, जो हमने चर्चा की है ये वाली स्थिति। देख रहे हैं ना आप लोग? अब जब ये नकारात्मक होता है, इसका मतलब ये हुआ, आपसे हर तरीके से पूछ सकते हैं, मतलब ये कि निर्यात हमारा कम होता है और आयात ज़्यादा होता है। और इस स्थिति को क्या बोलते हैं? व्यापार घाटा है हमारा। तो वस्तुओं के मामले में हम व्यापार घाटे की स्थिति में रहते हैं। सेवाओं के मामले में ये याद रखेंगे हमेशा, यहाँ भी वही करना है, सेवाओं का हमने कितना निर्यात किया और कितना आयात। निर्यात में से आयात घटाएंगे, जो कुछ भी आए। यहाँ पर क्या आता है? सकारात्मक होता है। हमारे यहाँ क्या है? पॉजिटिव में है। मतलब हम निर्यात ज़्यादा करते हैं और आयात कम करते हैं सेवाओं का। तो इसकी स्थिति क्या है? ये व्यापार अधिशेष की स्थिति में है हम। तो ये देखिए, वस्तुओं के मामले में घाटा है और सेवाओं के मामले में अधिशेष है। अमाउंट भी लिख देते हैं अगर हम देखते हैं, तो वस्तुओं सेवाओं के मामले में हमारा व्यापार अधिशेष कितना है? जो अभी आंकड़े आए 46.95 का अरब डॉलर। और जो हमारा वस्तुओं का व्यापार घाटा है वो कितना है? 67.27 अरब डॉलर। ये माइनस में है, तो व्यापार घाटा हो गया। अगर इन दोनों को हम जोड़ते हैं कंबाइंड, मतलब हमारा व्यापार कैसा होगा? तो माइनस में से 67 प्लस 46 है ना, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा? माइनस में आएगा। 7 में 6 1, 6 में 4 2। तो हमारा व्यापार कौन सी स्थिति में है? घाटे की स्थिति में है। हम व्यापार घाटे की स्थिति में रहते हैं। यहाँ से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, सो आप याद रखेंगे। ऐसा क्यों है? रीजन एक हम बता देते हैं, भारत। ऐसा क्यों है कि भारत व्यापार घाटे की स्थिति में रहता है? तो आपको सबसे बड़ी चीज बतानी है, क्योंकि हम कच्चे तेल का आयात करते हैं। सबसे बड़ी मद है, कच्चे तेल का आयात करते हैं। और आयात में सबसे बड़ा हिस्सा इसी का है। आयात में सबसे बड़ा हिस्सा है कच्चे तेल का। और लगभग कितना हम आयात करते हैं? हम 80 से 85%। हमारी जितनी ज़रूरत होती है उसका 80 से 85% हम आयात करते हैं, इसीलिए हमारा घाटा बढ़ जाता है। अगर ये हम उत्पादन घर में करने लगें, तो हमारा जो व्यापार घाटा है वो क्या तब्दील हो जाएगा? व्यापार अधिशेष में आ जाएगा। ठीक है? तो ये हो गया वस्तुगत निर्यात। हमने ये आपको, ये जो आंकड़े हैं ये हमेशा लगभग आंकड़े यही रहते हैं, वार्षिक आंकड़ा भी यही रहेगा, तो आप याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट पॉइंट है 8। नेक्स्ट है एशिया विकास बैंक का अनुमान आया है।
तो अनुमान हर महीने आते हैं, वर्ल्ड बैंक का आता है, आईएमएफ का आता है, सबका आता है। इनकी एक रिपोर्ट पब्लिश करते हैं। उसका नाम है एशियन डेवलपमेंट आउटलुक। इसी में ये अनुमान लगाते हैं, जिसमें इन्होंने अनुमान लगाया है कि 6.5% भारत की ग्रोथ रेट का अनुमान। भारत की वृद्धि दर। ये अनुमान लगाया 6.5% का। कौन से ईयर के लिए है? जो करंट चल रहा है हमारा फाइनेंशियल ईयर 2025 और 26 के लिए। तो हमें इतना ही चाहिए इसमें। बाकी एडीबी की स्थापना जैसे है तो 1966 में हुई थी। हेडक्वार्टर अब कहाँ है इसके बारे में आप जानकारी देखेंगे, ठीक है। तो एडीबी के बारे में हो गया। जैसे आईएमएफ की आती है तो उसकी एक रिपोर्ट आती है, उसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक करके, तो मैचिंग के लिए आता है। नेक्स्ट क्या है? भारत और यूके के बीच भारत और ब्रिटेन के मध्य समझौता। कौन सा समझौता हुआ है? ये आप पेपर से अवेयर होंगे। मुक्त व्यापार समझौता हुआ है दोनों के बीच में, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इस मुक्त व्यापार समझौता का नाम क्या रखा है इन लोगों ने? इसका नाम है सीटा, CETA। इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे, कभी कभी पूछ ले हैं। कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक, कम्प्रिहेंसिव मतलब होता है समग्र या विस्तृत, इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट। ये हो गया मुक्त व्यापार समझौते का फुल फॉर्म। इस पर हस्ताक्षर किसने किए हैं? तो वाणिज्य मंत्री ने इस पर साइन किए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री मोदी जी गए थे लेकिन साइन नहीं किया इन्होंने। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री नाम है पीयूष गोयल। इन्होंने इस पर हस्ताक्षर किए। अब इसका परिणाम क्या है, पहले समझते होता क्या है, ये है क्या, ठीक है। ये क्या है? ये एक समझौता है, व्यापार को लेकर समझौता हुआ है। इसमें क्या प्रावधान किए गए हैं? दोनों देश दोनों देशों के द्वारा अपनी टैरिफ की दरें शून्य की जाएंगी, शून्य या कम की जाएंगी। टैरिफ का मतलब होता है जो आयात शुल्क लगता है। ये लोग क्या करते हैं, टैक्स लगाते हैं आयात पर। आयात पर जो शुल्क लगता है उसी को बोलते हैं, उसको क्या करेंगे,
कम किया जाएगा, 0 किया जाएगा। तो भारत से जो निर्यात किया जाएगा लगभग 90% वस्तुएं ब्रिटेन में शुल्क मुक्त रूप से जाएंगी। कौन? हम लोग। हम लोग का मतलब भारत। इसका फायदा क्या होगा? हमारी जो वस्तुएं होंगी, वस्तुएं क्या होंगी? सस्ती होंगी। और जब वस्तुएं सस्ती होंगी तो वहां के बाजार में क्या हो जाएंगी? प्रतिस्पर्धी होंगी। और जब प्रतिस्पर्धी होंगी और सस्ती होंगी तो लोग खरीदेंगे। कहाँ के लोग? ब्रिटेन के लोग। जब लोग खरीदेंगे तो क्या होगा? हमारे देश से निर्यात बढ़ेगा, वस्तुएं और जाएंगी हमारे देश से बाहर। जब हमारे देश से निर्यात बढ़ेगा तो हम उत्पादन बढ़ाएंगे। जब उत्पादन बढ़ेगा हमारे देश में तो लोग वहाँ काम भी तो करने जाएंगे, तो रोजगार बढ़ेगा। और जब उत्पादन होता है वस्तुओं का तो क्या बोलते हैं? ये जीडीपी बढ़ता है, इसको बोलते हैं। और जब रोजगार बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा, तो यही है देश का विकास। हर एफडीए की यही स्टोरी है। ये स्टोरी याद रखेंगे, हर समय काम आएगी। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग इसको खत्म करते हैं। थैंक यू।